हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद खुले सर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। क्या पढ़ेंगे? धातु एवं धातु कर्म। यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग कक्षा 12वीं में भी अच्छा से पढ़ोगे। मैं कोशिश करूंगा कि 10वीं में भी अच्छा से पढ़ा दूं, ताकि 12वीं में आपको सरल हो और 10वीं में भी अच्छे से अच्छा परसेंट आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, तो अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल एंड मेटलर्जी। मेटल एंड मेटलर्जी। तो पढ़ाने से पहले आपको इस पाठ का मैं इंट्रो बता देता हूँ। इसमें क्या है इसमें धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, और पदार्थ के बारे में भी दिया गया है। पदार्थ के बारे में भी स्टार्टिंग करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद धातु जो होते हैं वो कौन कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होते हैं, और कैसे धातु हम को फैक्ट्री द्वारा कैसे धातु को बनाया जाता है, भूपर्पट से कैसे धातु को निकाला जाता है। इन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एकदम सरल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, पूरा सरल है। अगर सरल नहीं लगेगा तो पूरा सरल बना दिया जाएगा, मक्खन की तरह एकदम सरल रहेगा, मजा आ जाएगा देखना। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साइंस है, और साइंस के अंतर्गत इंटरेस्टिंग अध्याय यहाँ पर हमको मिला है अभी, धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, आप लोग को कक्षा 10वीं में अभी मैं पूरा केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद बायो वाला पढ़ाऊंगा, फिर उसके लास्ट में फिजिक्स। ठीक है, और ये जो फिजिक्स है और स्पेशल तरीका से रहेगा, और जो बायो है और स्पेशल तरीका से रहेगा, और केमिस्ट्री तो जो है वो तो चल ही रहा है, समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग को, और आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और कोई दिक्कत आएगा तो उस दिक्कत को, उस समस्या का समाधान हम खुद करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं धातु एवं धातु कर्म। तो यहाँ पर देखो, पार्ट में ही इसका आंसर समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पार्ट के नाम में क्या होता है, उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर चलो दोनों को मैं डिस्कस पहले कर देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। देखो यहाँ पर धातु, धातु किसे कहते हैं? क्लास 8वीं याद करो, आप लोग 8वीं में पढ़ के आए हो, और धातु कर्म भी क्लास 8वीं में पढ़ के आए हो। थोड़ा सा दिया गया है क्लास 8वीं चैप्टर में, बस 8वीं तो बहुत पुराना हो गया समझो। ठीक है, तो धातु और अधातु। देखो धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो धन आयन का निर्माण करते हैं, जो चमकीले होते हैं, है ना, जिसमें आघात वर्धनीय होता है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सब गुण के बारे में आप लोग पढ़े हो। ठीक है, धातुओं को हम लोग फैला सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं। इतना क्लियर है, आए समझ में? और ये अधिकतर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और धन आयन का निर्माण करता है। उसके बाद मेटलर्जी क्या है? तो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अर्थात जो धातु होते हैं वो अयस्क रूप में रहते हैं, समझो। प्रकृति में धातु मुक्त अवस्था और स्वतंत्र अवस्था दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं उसको अयस्क से प्राप्त करते हैं। आए समझ में? तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। जो पाठ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसको मैं डिटेल में समझाता जाऊंगा, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, धातु कर्म के बारे में। इस पार्ट में आप लोग का जो पहला टॉपिक है पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो चलो पदार्थ के बारे में पहले देखते हैं। पदार्थ जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक आप पाठ को नहीं समझ पाओगे। तो पदार्थ को पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो धातु अधातु धातु सबको जानेंगे, फिर धातु कर्म को जानेंगे। तो चलो देखते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव मत समझना, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैटर। तीनों सेम है, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। जहां पर द्रव्य लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है? पदार्थ है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं पहले इसको आपको समझना है। लेकिन क्लास आप लोग 9वीं पढ़ के इसके बारे में आए हो, पदार्थ किसे कहते हैं। सबके माइंड में भी चल रहा होगा कि पदार्थ इसे कहते हैं सर बोल के, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, किसी न किसी वस्तु पर, आए समझ में, पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है।
उस वस्तु का कुछ न कुछ भार होता है और वह वस्तु कुछ न कुछ स्थान घेरता है। आया समझ में? अर्थात पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। आया समझ में? एकदम सरल है। पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या होता है आपका, स्थान घेरता है। जैसे हम भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है भाई, हमारा भी वजन है, द्रव्यमान है, हम भी स्थान घेरे जहां पर खड़े हैं वहां पर। एक पेन क्या है, पेन पेन भी क्या है आपका, पदार्थ है, इसका भी आपका द्रव्यमान है। आए समझ में? अब इसका भी एक आकार है, आयतन है समझो, और ये भी स्थान घेरेगा। आए समझ में? तो जो भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, आए समझ में, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, वही वस्तु कहलाता है पदार्थ। क्लियर है? समझ में आ चुका है? और इसको और डिटेल में समझने के लिए क्या बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनो कि पूरे ब्रह्मांड में, खाली मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या जहां पर आप हो उसका बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रहा है, जिसका स्थान घेरने के साथ साथ द्रव्यमान भी है, ठीक है, द्रव्यमान रहेगा तभी तो स्थान घेरेगा ना, ठीक है, तो द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान घेरना चाहिए, वही वस्तु कहलाता है आपका पदार्थ। आए समझ में? अर्थात पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। तो चलो इसका मैं परिभाषा रूप लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लो। पदार्थ वे वस्तु होते हैं, वे वस्तु होते हैं, वे वस्तु होते हैं जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। ऐसे समझ में? पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसके द्रव्यमान होते हैं और वह स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग को पदार्थ के बारे में समझ में आ चुका है, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण आप लोग के बुक में दिया गया है, थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन उसको मैं आप लोग बड़ा करके समझा रहा हूं ताकि आप लोग को साइंस समझने में आसानी हो, ठीक है। पदार्थ के वर्गीकरण, अब देखो यहाँ पर पदार्थ के वर्गीकरण हाई लेवल में भी इसका वर्गीकरण करते हैं तो भौतिक और रासायनिक दोनों दृष्टि से होता है। तो आप लोग को बुक में जो दिया गया है उसी को अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप लोग को 10वीं लेवल का सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मिश्रण। अब मिश्रण आ गया, मतलब आप लोग क्लास 9वीं याद करो, ठीक है। मिश्रण, मिक्सर बोलते हैं इसको, आप लोग जानते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इतना समझ में आ चुका है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के अणु परमाणु होते हैं। इस चीज को याद रखना, इसके बारे में 10वीं में नहीं दिया गया है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझाने का, ताकि आप लोग को पूरा धातु और धातु कर्म समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके जो धातु और धातु कर्म है इसमें इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। मेटलर्जी की ब्रांच होता है, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है, एक इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, इसका अलग से कोर्स होता है। इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो मेटलर्जी की ब्रांच में भी इंजीनियरिंग करते हैं, इसीलिए अभी समझा दे रहा हूँ ताकि आने वाले समय बहुत सारे काम आने वाली चीजें इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ हो गए, आपका मिश्रण हो गए। तो शुद्ध पदार्थ हम कहते हैं समान अणु परमाणु होते हैं, समान अणु परमाणु मतलब एक ही समान के यहाँ पर अभिकर्मक होते हैं। अब मिश्रण किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। क्लास 7 पढ़ के आए हो, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पदार्थ में चलेंगे, ठीक है, तभी हम धातु धातु तक पहुंचेंगे। अब देखो यहाँ पर पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ होता है, समझ में आया,
इसको फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है शुद्ध पदार्थ को। पहला होता है आपका तत्व, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका यौगिक। क्या होता है आपका, यौगिक, जिसको बोलते हैं आपका कंपाउंड। इतना समझ में आ चुका है। पदार्थ समझ में आ चुका है। शुद्ध पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ फिर दो भागों में बांटा गया है, तत्व एवं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, सब जानते हो। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसको और छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे समस्त परमाणु होते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 9वीं में स्पेशल पढ़ के आए हो तत्व के बारे में, ठीक है। समझ में आया। तत्व वे वस्तु होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिसे और छोटे छोटे भागों में किसी भी रासायनिक विधि द्वारा वर्गीकृत या बांटा नहीं जा सकता, अर्थात तोड़ा नहीं जा सकता। उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब देखो यौगिक किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आप आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यौगिक में, बाकी हम लोग पढ़ेंगे। ये खाली आपको समझाने के लिए था कि हम ये कहाँ से आया, धातु और धातु, ठीक है। यौगिक में क्या होता है, अभी तत्व यौगिक ऐसा सब पढ़ेंगे, है ना। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, मिलते हैं, समझो, है ना, तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है, ये यौगिक कहते हैं, ठीक है, निर्माण होता है। ये आप लोग के समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यौगिक क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। एक बार आप लोग का इंट्रो वाला चैप्टर समझो, आए समझ में। तो यहाँ पर आपको तत्व समझ में आ चुका है, यौगिक समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर तत्व को पुनः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, यहाँ से आप लोग को डिटेल में समझना है, ठीक है। पहला होता है आपका धातु। देखो धातु आ गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। दूसरा है आपका अधातु, ठीक है, और तीसरा होता है आपका उपधातु। उपधातु क्लियर है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, इन सब को डिटेल में मैं समझाऊंगा और यहीं से स्टार्ट होगा आपका धातु एवं धातु कर्म। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो धातु को मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। बाकी इन दोनों बारे में इस चैप्टर में ज्यादा अध्ययन हमको नहीं करना है, केवल किसके बारे में अध्ययन करना है, धातु के बारे में अध्ययन करना है। धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और धातु प्राप्त कैसे किया जाता है, अर्थात मेटलर्जी, ठीक है। तो धातु के एग्जाम्पल ले लो। तो धातु के एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं Au गोल्ड, Fe आयरन, है ना, Na सोडियम आदि, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। अधातु में क्या होगा, O2 ऑक्सीजन, N2, है ना, क्लोरीन, ये सब जो गैस होते हैं कैसे होते हैं, वो अधातु होते हैं। उपधातु में क्या क्या आ जाएगा आपका, बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब किस में आएंगे, आपका उपधातु में आता है। उपधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के समान गुण रखते हैं। आया समझ में, धातु और अधातु दोनों समान जब गुण रखते हैं तब इसको बोलते हैं आपका उपधातु, दोनों के बीच का समझो। आया समझ में। इसको धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। चलो अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक डालते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुण धर्म, क्लियर है, धातु के भौतिक गुण धर्म। चलो तो देखो धातु क्या क्या भौतिक गुण धर्म होते हैं, इसको मैं पॉइंट पॉइंट आपको समझाता हूँ, फिर पेपर में क्या करोगे आप लोग एक साथ भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो धातु के भौतिक गुण धर्म पहला लिख लो, धातुएं, धातुएं अधिकतर
ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। धातु कैसे होते हैं? अधिकतर ठोस होते हैं। ठोस जानते हो किसको बोलते हैं? ठोस का मतलब ये है, देखो यहाँ पर और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। ठोस तो क्या होता है? ठोस के जो अणु परमाणु होते हैं, क्लास 9वीं याद करो, पदार्थ का वर्गीकरण आप लोग पढ़े हो उसमें भी, ठीक है। जो ठोस का आपका जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जिनसे मिलकर आपका ठोस बना रहता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो ठोस है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होते हैं। मान लो यहाँ पर देखो, एक कण, दूसरा कण, तीसरा, चौथा, पांचवें प्रकार कण से बहुत सारे असंख्य कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो कण होते हैं एक दूसरे के समीप में होते हैं। क्या होते हैं? समीप में होते हैं, सघन होते हैं। सघन मतलब ये है कि दो कणों के जो मध्य होते हैं अंतरः आणविक बल पाया जाता है। अंतरः आणविक बल अर्थात दो अणुओं के मध्य क्या होते हैं? आकर्षण बल पाए जाते हैं। और जितना अधिक ये आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसके जो अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं। और इसीलिए जो आपका ठोस होता है, कौन? आपका धातुएं। क्लियर हो चुका है? ठोस मतलब समझ में आ चुका है कि इसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, सघन होते हैं। क्या होते हैं? अंतरः आणविक बल के कारण। इसीलिए इसका निश्चित आकृति एवं निश्चित आयतन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्स्ट्रा के रूप में। बाकी आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, एकदम सरल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धातुएं होती हैं कैसे होती हैं? आपका अधिकतर ठोस होते हैं। दूसरा देख लो, भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब क्या होता है? उसके बाहरी रंग रूप है, वो दिखने में कैसा है। ठीक है, दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, उसके बिहेवियर कैसे हैं, इस प्रकार के जो गुण होते हैं कैसे होते हैं? आपका भौतिक गुण होते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगा तो रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो धातु अधिकतर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं भाई, है ना। जैसे लोहा को देखो, लोहा कैसा होता है? ठोस होता है ना। सोना ठोस होता है। सोडियम भी देखे स्कूलों में, सोडियम भी ठोस होता है ना। चलो सोडियम नहीं देखे हो तो एक बार स्क्रीन में देख लो, सोडियम आपको दिखाई देगा। चलो देखो सोडियम, ये सोडियम है, ठीक है, देखो ठोस है ये। चलो इसीलिए धातुएं क्या होती हैं? ठोस होते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, धातु चमकीले होते हैं। चमकीले होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, धातु कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे सोना, चांदी चमकदार होते कि नहीं होते भाई? तो ये क्या होते हैं? धातु चमकीले होते हैं। दूसरा पॉइंट अभी आपको याद हो गया। ये मोस्ट एमपी टॉपिक समझो, धातु के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, अर्थात धातु किसे कहते हैं। तो इन सबको मिलाकर लिख दोगे तो धातु की परिभाषा बन जाएगा। ठीक है, और भौतिक गुण अलग अलग लिख दोगे तो भौतिक गुण बन जाएगा। बस दिमाग लगाने की जरूरत है, तो दिमाग को लगाओ। तीसरा देखते हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत के, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक समझते हो ना, समझाने की जरूरत नहीं, क्लास 10वीं पढ़ रहे हो। सब सुचालक को क्लास 6 से 8 9 10 तक, है ना, पढ़ाया जाता है स्पेशल तरीका से। तो सुचालक आप लोग को समझ में आना चाहिए, सुचालक क्या होते हैं। ठीक है, सुचालक और कुचालक, जिसमें ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाह हो उसको सुचालक कहते हैं, जिसमें ना हो वो कुचालक होते हैं। जैसे प्लास्टिक कुचालक है समझो, लेकिन यहाँ पर जो लोहा है, सोना है, ये सब क्या है? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आया? चलो चौथा पॉइंट देख लो, धातु में तन्यता पाया जाता है। सरल शब्दों में, है ना, तन्यता पाया जाता है। तन्यता मतलब क्या होता है? धातु के यदि हम लोग पीटेंगे तो ये फैल जाता है, समझो, तन्य हो जाता है, फैल जाते हैं। आए समझ में? तार के समान इसको हम लोग खींच सकते हैं धातु को। धातुओं के तार का स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग किसका बना रहता है? धातुओं को बना रहता है। हम उसको खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो धातु में तन्यता पाया जाता है। 5 में लिख सकते हो, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जब धातुओं को हम लोग मारते हैं समझो,
तो वो टूटने की वजह क्या होता है, फैलता भी है और सहने की इसमें क्षमता पाई जाती है। आघात वर्धनता समझो, सहने की क्षमता पाया जाता है। एकदम सरल है। छठवां देख लो। इतना समझ में आया? इतना पॉइंट पहले बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर छठ पे चलेंगे, है ना। धातुएं अधिकतर ठोस होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, चमकीले होते हैं, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु में तन्यता पाया जाता है, धातु में आघात वर्धनता पाया जाता है और धातु में धात्विक ध्वनि होती है ना। धातु में धात्विक ध्वनि होता है, अर्थात पीटने से ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। मान लो यहाँ पर जो मार्कर पेन है, मान लो दोनों लोहा है, अब दोनों लोहा को जोर जोर से पीटेंगे तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसका हम क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि बोलते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। आए समझ में? अब पांचवा पॉइंट लिख लो। जो धातु होते हैं उच्च क्वथनांक और गलनांक वाले होते हैं। धातु उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं। इसको जमाने के लिए और गलाने के लिए बहुत अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत अधिक उष्मा देंगे तभी लोहा आपका पिघलता है। इसीलिए धातु क्या होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है इतना। एक पॉइंट और लिख लो। धातु धन आयन का निर्माण करते हैं। इस चीज को यहाँ पर लिख लो। चलो, धन आयन का निर्माण करते हैं। जो धातु होते हैं वो धन आयन का निर्माण करते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, जैसे मान लो देखो यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे पास कोई लवण है, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, आपका Na+Cl, तो क्या बनेगा, Na+ चार्ज है और Cl- चार्ज है। तो देखो यहाँ पर धातु है, ये सोडियम धातु है, तो यहाँ पर ये धन आयन आ गया, इसीलिए धातु जो होते हैं धन आयन निर्माण करता है, अर्थात धन आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो आप लोग को ये इतना सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। एकदम सरल है। आए समझ में? सरल शब्दों में लिख दिया हूं ताकि आप लोग को बेटर से बेटर समझ में आए। तो अगर पेपर में आएगा धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये 8 पॉइंट लिखना है। एक बार चलो रिवीजन करा देता हूं ताकि समझ में और अच्छा से आ जाए। तो पहले देखो, धातु अधिकतर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। धातु क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु में तन्यता पाई जाती है, फैलने की क्षमता होता है। धातु में सहने की क्षमता होता है, कठोर पीटेंगे तो सहने की क्षमता होता है ना। धातु में ध्वनि उत्पन्न होते हैं, हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु के उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। इसको गलाने के लिए, जमाने के लिए बहुत अधिक उष्मा की, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धातु धन आयन का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, धातु का धन आयन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धातु के भौतिक गुण धर्म। अब देखो इसी में एक पॉइंट और हम लोग जोड़ते हैं अधातु के बारे में। अधातु के बारे में भी आप लोग को आना चाहिए। वैसे आप लोग को बुक में उतना स्पेशल तरीके से अधातु के बारे में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, अब देखो इस पार्ट में हमको पढ़ना है धातु के बारे में। तो धातु के भौतिक गुणधर्म समझ में आ चुका ना। लेकिन क्या इन गुणधर्मों के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है? तो कुछ गुणधर्मों के द्वारा हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक है, क्योंकि अधातु में भी धातु के समान गुण पाए जाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अधातु में भी धातु के समान गुण पाए जाते हैं। इसीलिए कुछ गुणों के द्वारा ही हम लोग, या कुछ गुणों के माध्यम से हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। अर्थात कुछ गुण को लेकर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कौन धातु है, कौन अधातु। जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन देखो, कार्बन क्या होते हैं, अधातु होते हैं। समझो, यहाँ पर मैं धातु लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अधातु समझा रहा हूँ, समझो। अब देखो अधातु, मान लो पहला ले लेते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन तो अधातु होते हैं, पर इसके अपर रूप, कार्बन के अपर रूप
कार्बन का अपर रूप आप लोग क्लास 8वीं में पढ़ के आए हो, जो हीरा। हीरा क्या होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है, जो धातु के समान गुणों क्या करता है? प्रदर्शित करता है, तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं। तो देखो यहाँ धातु में धातु के समान गुण आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके एक और होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या होता है? हल्का चमकीला होता है, धूसर रंग का होता है, समझो बुरबुरा होता है रहने के लिए, पर ये ग्रेफाइट चमकीला होता है। साथ में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। देखो तो ये भी आपका धातु के समान गुण को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार के आपका बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे अधातु होते हैं जो धातु के समान होते हैं। तो धातु और अधातु दोनों में समानता पाई जाती है, इसीलिए प्रकृति में हम केवल कुछ गुणों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जाता है मेटलर्जी कि धातु कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको धातु का भौतिक गुण समझ में आ चुका है और अधातु भी समझ में आ चुका है। अधातु किसको बोलेंगे? माइनस आयन का निर्माण करते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट लिखोगे तो अधातु बन जाएगा। ठीक है, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, तो इसको अपवाद के रूप में आप लोग लिख देना। ये सुचालक होते हैं तो अधातु कुचालक होते हैं। ठीक है, अपवाद के रूप में क्या रहेगा आपका? ये कार्बन के अपर रूप रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अधातु हैं जो क्या होते हैं? धातु के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। है समझ में? बन जाएगा? क्लियर है? चलो तो इसको आपको, चलो पहले इसको नोट्स कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, आप लोग को धातुओं के भौतिक गुण धर्म समझ में आ चुका है और धातु और अधातु में कुछ गुणों में समानता पाई जाती है। इसीलिए उन गुणों के माध्यम से हम लोग धातु और अधातु को पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको विशिष्ट गुणों का ही उपयोग किया जाता है धातु और अधातु का पता लगाने के लिए। आए समझ में? अब चलते हैं हम लोग धातु के रासायनिक गुण धर्म। तो यहाँ पर पॉइंट डालते हैं, धातु का रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, ये भी आप लोग का सरल है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बार बार बोलता हूँ, मेरे YouTube चैनल में आपको डरना नहीं है, ओनली समझना है और रटना भी नहीं है। ठीक है, समझने का प्रयास करो। अब हम चलते हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएंगे जो अधिकतर प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धातु का रासायनिक गुणधर्म को समझने से पहले धातु प्राप्ति के इतिहास को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से धातु कब कब प्राप्त किया गया था। ठीक है, कब कब प्राप्त किया गया था, तो उसको समझने से क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में दिखाता हूँ, एक लिस्ट है। देखो यहाँ पर स्क्रीन में देखो, यहाँ पर धातु प्राप्त के यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि कब कब धातुओं को प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो पहले नंबर में देखो, आपका पहले नंबर सोना होगा 6000 ईसा पूर्व। भूपर्पटी में इसकी उपलब्धता को 0.0000। ठीक है, 31% है, सबसे कम मात्रा में। उसमें देखो तांबा है, तांबा आपका 4200 ईसा पूर्व है। इसी बार पूरा लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में आपको होता है एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम 1825 ईसा पूर्व। इसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा है 8.1%। ठीक है, तो पूरा लिस्ट आप लोग देख लो, स्क्रीन में देख लो, दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। ठीक है, आप लोग को बुक में भी दिया गया है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म में आपको समझने से पहले धातु के पृष्ठभूमि आप लोग को समझ में आ चुका है कि कौन कौन सा धातु कब कब खोजा गया था मेरे ख्याल से। अब चलते हैं इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए कुछ आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल के रूप में आप लोग को देखो स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखेगा। चलो स्क्रीन पर फिर देखो एक बार, देखो डायग्राम दिख रहा है जिसमें 6 परख नलियां हैं। देखो 6 परख नलियां दिख रहा है। पहले परख नली में आपका है कॉपर सल्फेट। ठीक है, परख नली ए मान लो या अ मान लो, परख नली अ मान लो। ठीक है, परख नली अ में क्या है आपका कॉपर सल्फेट। अभी आप लोगों ने स्क्रीन में देखा इस चित्र को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोर्ड में बन गया है आपका ये चित्र, और इस प्रैक्टिकल के माध्यम से या क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझ सकते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, क्रियाकलाप के माध्यम से क्या समझ सकते हैं,
धातु के रासायनिक गुण के बारे में। जब तक ये क्रियाकलाप आपको आएगा नहीं तब तक आप धातु के रासायनिक गुण धर्म को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वैसे लिख के मैं तुरंत समझा दूंगा, बाकी उसको भूल जाओगे। तो पहले क्रियाकलाप करते हैं, करके सीखने में अलग ही मजा है। ठीक है, कहीं भी आप लोग को करके सीखने में नहीं सिखाया जाएगा, मेरे चैनल में आप लोग को करके सीखने में सिखाया जाएगा। यहाँ कर करके सीखोगे, बार बार रिपीट करके समझाया जाएगा, तो बेटर से बेटर आपको समझ में आएगा और अच्छा से अच्छा परसेंट आएगा। अर्थात 100% की गारंटी लेता हूँ मैं, अगर अच्छा से आप साइंस पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, धातु की क्रियाशीलता को समझने के लिए या धातु के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए धातु की क्रियाशीलता भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रियाशीलता के आधार पर ही धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस चीज को याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, धातु के क्रियाशीलता के आधार पर ही धातुओं का निष्कर्षण अर्थात मेटलर्जी है ना, धातु प्राप्त करना, निष्कर्षण किया जाता है। चलो अब देखो, यहाँ पर इस क्रियाकलाप को समझने के लिए आपको एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना पड़ेगा। उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्लास 9वीं याद करो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्लास 8वीं में भी है, क्लास 9वीं में भी है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रकार है उसको बोलते हैं आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखना, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा कैसे हम लोग धातु की क्रियाशीलता ज्ञात करते हैं, और क्रियाशीलता के बाद ही रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस चीज को जो पढ़ा रहा हूँ मोस्ट टाइम टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब अभी आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो धातु के क्रियाशीलता तो समझा ही दूंगा, धातु के क्रियाशीलता कैसे निर्धारित करते हैं इसको भी बता दूंगा, और धातु क्रियाशीलता के हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो मोस्ट IMP टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग को देखना है, तो कंटिन्यू यहाँ इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 हमने परख नहीं लिया। देखो यहाँ पर 6 परख ली, 1 2 3 4 5 6 परख नहीं लिया। अब यहाँ पर परख ली पहला में देखो, कॉपर सल्फेट के हमने विलयन लिया 5 ml, जल के साथ मिलाकर 100 ml का विलयन तैयार करते हैं। उसमें से 5 ml हमने क्या लिया, पहले में कॉपर सल्फेट, दूसरे में भी कॉपर सल्फेट, सब 5 ml रहेगा। ठीक है, ये 5 ml, ये भी आपका 5 ml लिख देता हूँ, ये भी आपका 5 ml, ये भी आपका 5 ml, ये भी आपका 5 ml, और आपका ये भी आपका 5 ml। इतना क्लियर है? तो परख नली ए और बी, जिसको आप लोग आ बा बोल सकते हो। ठीक है, आ बा सा द ई एफ ये सब चीज। तो यहाँ पर देखो, परख नली ए और बी में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इतना समझ आ चुका है। परख नली सी और डी में हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये समझ में आ चुका है। ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन समझो। उसके बाद ई में क्या लिया, फेरस सल्फेट, क्या लिया, फेरस सल्फेट। एफ में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। परख नली ए बी में कॉपर सल्फेट 5 ml, ठीक है, सी और डी में जिंक सल्फेट 5 ml, ई में फेरस सल्फेट, और आपका एफ में सोडियम क्लोराइड। ये दोनों अलग अलग है, समझो, बाकी ये दो समान समान है। समझ आ चुका है? तो देखो यहाँ पर परख नली ए में कॉपर सल्फेट के विलयन में हम मिलाते हैं आल्पिन, कुछ 2-3 आल्पिन किसमें डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, आल्पिन डाल देते हैं। ऐ समझ में, कॉपर सल्फेट के जो विलयन है परख नली के अंदर में हमने 2-3 आल्पिन डाल देते हैं। आल्पिन मतलब लोहा डाल देते हैं। ठीक है, तो लोहा यहाँ पर देखो आयरन हमारे पास, तो आयरन क्या करता है, इस विलयन के कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया वहां पर लिखा हूं। आए समझ में? ये जो आयरन है ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर कहाँ है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, लवण में, समझो। क्लियर हो चुका है? जैसे यहाँ पर इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी समझ सकते। देखो यहाँ पर कॉपर, पहला नंबर लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इस प्रकार से अभिक्रिया बनेगा ये। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया बनेगा। तो इसको नीचे लिख देता हूँ, जगह शॉर्टेज है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो आपका आयरन है, ये जो आपका लोहा है, आयरन है, जो फेरस बोलते हैं, ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता
है, क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट, और यहाँ पर एक कॉपर क्या होगा, विस्थापित हो गया, बाहर निकल गया, समझो। आया समझ में। तो यहाँ पर देखो जो ये आयरन है किसको विस्थापित किया, इस विलयन उपस्थित कॉपर को विस्थापित किया। क्लियर है पहला वाला। चलो दूसरा वाला देखो, दूसरा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के विलयन हमें क्या मिला, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या मिला दिया हमने, जिंक मिला दिया, दानेदार टुकड़े, जिंक के दानेदार यहाँ पर टुकड़े डाल दिए। ऐसा समझ में, दानेदार जिंक। जिंक भी क्या करता है, कॉपर का विस्थापन कर देता है। जिंक क्या करता है, कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो इसका समीकरण कैसा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो ये क्या बना देगा आपका, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर क्या हो गया, फिर से विस्थापित हो गया। आए समझ में दोनों अभिक्रिया। चलो अब देखो यहाँ पर तीसरा अभिक्रिया देखते हैं। तो तीसरा अभिक्रिया डालते हैं, देखो जिंक सल्फेट के विलयन में फिर डाल दिया, क्या माने जिंक सल्फेट के विलयन डालते हैं कॉपर का छेदन, अर्थात कॉपर डालते हैं। जिंक के जो सल्फेट का जो विलयन है तीसरा ZnSO4 जिंक सल्फेट, उसके विलयन हमने क्या डाल दिया, कॉपर, माने कॉपर का छेदन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या अभिक्रिया होगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। आप लोग सोच रहे हो कि कॉपर क्या करेगा, जिंक का विस्थापन करेगा, नहीं, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होता, याद रखना, कोई अभिक्रिया नहीं होता। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, बन जाएगा। समझ में आ चुका है आप लोग को। चलो अब देखो यहाँ पर चौथा में चलते हैं, डी में। तो डी में क्या है हमारे पास, फिर से जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट में हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम फीते का टुकड़ा था, मैग्नीशियम डाल दिया। तो इसका भी क्रिया क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पर ZnSO4 प्लस Mg। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है, जो मैग्नीशियम होता है वो जिंक का विस्थापन कर देता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका MgSO4 प्लस Zn। देखो इसका भी क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बाहर विस्थापित हो चुका है। ये आए समझ में आपको। चलो अब देखो यहाँ पर पांचवा ई में क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में क्या डाल देते हैं हम लोग, जिंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं फेरस सल्फेट में। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका Zn। तो यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन होता है, ZnSO4 बनेगा, और यहाँ पर आयरन का विस्थापन हो जाता है। आया समझ में, आयरन का विस्थापन हो जाता है। विस्थापित मतलब जगह ले लिया, समझो। धातु, एक धातु दूसरे धातु का जगह ले रहा है, सब धातु है। देखो यहाँ पर आयरन, यहाँ पर देखो आयरन धातु है, कॉपर धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है, कॉपर धातु है, जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है। ठीक है, यहाँ पर देखो आयरन धातु है, जिंक धातु है, सोडियम धातु है, जिंक धातु, पर इसको समझना है। ठीक है, कि अभिक्रिया यहाँ पर क्यों नहीं हुआ और बाकी में अभिक्रिया क्यों हो रहा है। अब देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो NaCl प्लस यहाँ पर दानेदार जिंक, दानेदार जिंक सभी को बैलेंस करके यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। 2 नहीं लिख रहा हूँ, केवल आप लोग के लिए समझाने के लिए है। ठीक है, जो कि Zn 2 + साइन बनाता है। तो जिंक यहाँ पर मिला दिए, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होता, यहाँ पर विस्थापन नहीं होता, अर्थात ये जो जिंक है वो सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपका कॉपर है ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। समझ में आया ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग को, ये क्रियाकलाप समझ में आ चुका है। अब इसका परिणाम देखो क्या होता है। विस्थापन यहाँ पर हुआ, विस्थापन यहाँ पर हुआ, लेकिन इसमें सी में विस्थापन नहीं हुआ, समझो। अर्थात ये जो कॉपर है वो जिंक का विस्थापन नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर देखो सोडियम में है ना, ये जो जिंक है सोडियम को विस्थापन नहीं कर पाया। इससे क्या पता चलता है कि सभी धातुएं एक समान नहीं होते, अर्थात सभी धातुएं समान गुण तो प्रदर्शित करते हैं पर उसकी क्रिया करने की क्षमता अंतर होती है, अर्थात क्रिया करने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। अर्थात कोई धातु कम क्रियाशील और कोई धातु ज्यादा क्रियाशील होता है, और ज्यादा जो क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। आया समझ में। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट्स कर लो, फिर उसके बाद हम लोग सक्रियता श्रेणी में चलेंगे, है ना। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु
कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका आयरन है अधिक क्रियाशील है किससे, कापर से, इसीलिए कापर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कापर से, तो जिंक यहाँ पर कापर का विस्थापन हो चुका। अब देखो यहाँ पर जो कापर है वो जिंक से कम है समझो, इसलिए विस्थापित नहीं कर पाया। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है जिंक से, तो विस्थापन हो गया। जिंक अधिक क्रियाशील है आयरन से, तो विस्थापन हो गया। और जिंक कम क्रियाशील है सोडियम से, तो सोडियम विस्थापन नहीं हो पाया। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या करता है, विस्थापन कर देता है। अर्थात जो धातु अधिक क्रियाशील होती है, जो धातु अधिक पावरफुल होती है, क्रिया करने में अधिक सक्रिय होते हैं, वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया के द्वारा और इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम धातु के रासायनिक गुणधर्म को आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात धातु के रासायनिक गुण को समझने के लिए धातु की क्रियाशीलता को भी समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि धातु के गुणों में समानता होती है। थोड़ी देर पहले बताया था कि धातु के गुणों में समानता होती है, लेकिन उनके जो क्रिया करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होता है। कोई धातु अधिक क्रियाशील होता है, कोई धातु निम्न क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, कोई दोनों के बीच वाला होता है। ठीक है, तो उस क्रियाशीलता को हम अब समझते हैं, जिसको सक्रिय धातु और सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो हम चलते हैं सक्रिय धातु और सक्रियता श्रेणी में। अब हम देखते हैं धातु की सक्रियता और उसके सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं सक्रिय धातु और धातु की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ परिभाषा, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है उसके लवण से समझो। तो वही है, जो प्रतिस्थापित करने वाला होता है वो सक्रिय होता है समझो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वह धातु जो किसी अन्य धातु को, ठीक है, वह धातु जो किसी अन्य धातु को उनकी लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, वही है। थोड़ी देर पहले आपको मैं बताया था कि वह धातु जो किसी अन्य धातु को उनकी लवण से क्या करता है, विलयन से, लवण की विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अधिक सक्रिय धातु कहलाता है, अधिक सक्रिय धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट की विलयन हमने क्या मिला दिया था, अल्पिन मिला दिया था, मैंने Fe लोहा मिला दिया था। तो ये जो आयरन क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस यहाँ पर कॉपर। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन है आपका, ये आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर के सापेक्ष, क्योंकि ये भी आपका धातु है, आपका ये भी धातु है। तो जो प्रतिस्थापित कर देता है, ये लवण समझो, लवण है, विलयन का लवण समझो। तो यहाँ से कॉपर का प्रतिस्थापन हो चुका है, तो कॉपर का प्रतिस्थापन हो गया है। तो जो प्रतिस्थापित करने वाला होता है अधिक क्रियाशील कौन है आपका, Fe। तो वही धातु क्या कहलाता है आपका, सक्रिय धातु कहलाता है। आया समझ में, एकदम सरल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में, देखो यहाँ पर जो धातु होते हैं उसकी सक्रियता माने ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ज्यादा से हम लोग नीचे आएंगे समझो, घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जब धातुओं के सक्रियता, सक्रियता किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो उसके घटते क्रम में जब हम सभी धातुओं को लेते हैं और उनको जब ऊपर से नीचे घटते क्रम, देखो यहाँ पर बनाया हूँ घटते क्रम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घटते क्रम में, तीर के निशान नीचे तरफ है, माने क्या है आपका घटते क्रम में है। तो यहाँ पर देखो एक श्रेणी प्राप्त हुआ है, यहाँ कम जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इसके नीचे में जैसे यहाँ पर सिल्वर के नीचे क्या है गोल्ड और प्लेटिनम है, आया समझ में। तो ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं आपका सक्रियता श्रेणी, क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी, आया समझ में। तो जब हम धातुओं के
उनकी सक्रियता के घटते क्रम में और वही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक सीरीज मिलता है, एक श्रेणी मिलता है, इसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलो अब इसको समझते हैं। तो पहला स्थान यहाँ किसको मिला है? लिथियम को, अर्थात लिथियम सबसे अधिक है, याद रखना, ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय धातु समझो, ठीक है। और नीचे में सबसे कम कौन है आपका? प्लेटिनम। सबसे कम सक्रिय कौन है आपका? माने आपका अभिक्रियाशील कौन है आपका? प्लेटिनम। तो ज्यादा पावरफुल लिथियम है और उसके बाद सबसे कम कौन है आपका? ये आपका प्लेटिनम। अब देखो यहाँ पर क्या है? लिथियम, उसके नीचे में पोटेशियम, फिर आपका सोडियम घटते क्रम में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, है ना, लेड, आपका हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, हाइड्रोजीरम बोलते हैं यहाँ पर, ये आपका सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये जो आपको श्रेणी दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, घटते क्रम, ठीक है। लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद आपका प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील होता है। अब देखो इसको हमको याद भी कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट एमपी होता है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको। तो यहाँ पर इसको याद करने का एक ट्रिक देता हूँ आप लोग को, ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है, लीना की नानी काकी मांगे आलू, और यहाँ पर इसको मिटाता हूं, घटते क्रम है, आप लोग को याद रखना है, आलू जी, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी इतना बनाया हूं, बाकी और अभी बताऊंगा आप लोग को। लीना, यहाँ पर देखो लीना तो लिथियम का यहाँ पर के है, तो यहाँ पर पोटेशियम का की आपको याद रखना है ना, के का की यहाँ पर याद रखना है। तो लीना की नानी, एन ए तो नानी, सी ए माने का, है ना, तो का की, एम जी माने मांगे, एम जी, है ना, मांगा मांगे, मैग्नीशियम, एल यू आलू माने आपका एल्यूमिनियम, और जिंक, जिंक जी, तो यहाँ पर जी। तो देखो लीना की नानी काकी मांगे आलू जी, तो यहाँ तक आपको तो याद हो गया, जिंक तक आया समझ में। लीना की नानी काकी मांगे आलू जी। फिर समझाऊं, लिथियम, के की यहाँ पर देखो सोडियम, एन ए ना, तो यहाँ पर नानी, सी ए देखो का, तो यहाँ पर काकी, कैल्शियम, एम जी का मग, है ना, मग, मागे, मैग्नीशियम माने मागे यहाँ पर, और एल्यूमिनियम का आलू, ठीक है, ए एल एल्यूमिनियम, और जेड एन का जिंक, तो यहाँ पर जिंक। तो क्या हो गया? लीना की नानी काकी मांगे आलू जी। एकदम अच्छा है ना, आप लोग याद करने में बहुत सरल होगा। लीना की नानी काकी मांगे आलू जी। अब इधर का देखो क्रोमियम है, तो अभी क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में भी कोरोना वायरस छाया हुआ है, ठीक है, पूरा त्राही त्राही मच रहा है। तो मेरे दिमाग में कोरोना वायरस से भी एक ट्रिक नजर आया, और ट्रिक एक छोड़ देता हूँ जिसको आप लोग को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर कोरोना क्रोमियम, तो यहाँ पर लिखते हैं कोरोना फेविकोल, कोरोना फेविकोल टफ में, ठीक है, पीती है। यहाँ पर देखो, यहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ तक तो आपको याद हो गया, लीना की नानी काकी मांगे आलू जी। उसके बाद क्या आ गया? कोरोना फेविकोल टब में पीती है। कोरोना क्रोमियम, फेविकोल माने आयरन, देखो एपी आयरन, फेविकोल, टफ माने टीन, यहाँ पर टफ में, लेड में देखो पीबी माने पीती, यहाँ पर पीबी लेड है, प्लम्बम है, तो पीती हाइड्रोजन का है। तो कोरोना फेविकोल टब में पीती है। यहाँ तक का याद हो गया। यहाँ तक के लिए क्या है हमारे पास? लीना की नानी काकी मांगे आलू जी, यहाँ तक भी याद हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और बचा हुआ है, अब इसका देख लेते हैं ट्रिक, है ना। तो यहाँ पर सिल्वर, इसको एकदम सिंपल है, इसका ट्रिक क्या है? कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे प्यार। चलो देखते हैं, कॉपर मरकरी सिल्वर, सिंपल आपको नाम रखना है, ठीक है। कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे प्यार, गोल्ड से करे प्यार, ठीक है। एकदम सरल, इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है? कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे
प्यार। अब देखो यहाँ पर कॉपर के कॉपर यहाँ पर हो गया, मरकरी का मरकरी हो गया, सिल्वर का सिल्वर हो गया, और गोल्ड से करे प्यार, तो प्यार का यहाँ पर पीटी आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर पीटी प्लेटिनम, प्यार का प्लेटिनम समझो। आए समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोग के सक्रियता श्रेणी आप लोग को याद हो जाना चाहिए, एकदम ट्रिक गजब का ट्रिक है मेरे ख्याल से, आप लोग को मजा भी आना चाहिए। देखो फिर से सब एक साथ पढ़ते हैं। लीना की नानी काकी मांगे आलू जी, कोरोना फेविकोल टब में पीती है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे प्यार। इतने में कंप्लीट होता है आपका सक्रियता श्रेणी। समझ में आ चुका आप लोग को? चलो फिर से एक बार देख लो। लीना की, देखो लीना की नानी काकी मांगे आलू जी, ठीक है, फिर कोरोना फेविकोल टब में पीती है। जैसे अभी कोरोना क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पी रहा है ना हमारे शरीर का, उसी प्रकार यहाँ पर कोरोना क्या है, फेविकोल टब में पीती है। ठीक है समझो, ठीक है, कोरोना फेविकोल टब में पीती है। यहाँ पर कोरोना का क्रोमियम, देखो ए पी का यहाँ पर आयरन, ठीक है, ए पी क्या होता है, फेवी लिख दिया यहाँ पर, टीन टब, ठीक है, लेड माने पीबी प्लम्बम पी और हाइड्रोजन के है। तो कोरोना फेविकोल टब में पीती है, फिर कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे प्यार। अर्थात क्या क्या हो गया, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक क्रोमियम आयरन टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। तो यहाँ पर प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील है और लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो इतने में आपको कंप्लीट होता है सक्रिय धातु और धातु की सक्रियता। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक है, उसमें आप लोग ध्यान मत दो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग धातु के निष्कर्षण में एंट्री करेंगे। आए समझ में? जो पढ़ा रहा हूँ मोस्ट आईएमपी है, इसको मोस्ट आईएमपी मानो, क्योंकि पेपर में ये आता ही आता है। होमवर्क मैं भी इसको दूंगा, ठीक है। ठीक, एक बार फिर देख लो। लीना की, है ना, लीना की नानी काकी मांगे आलू जी, कोरोना फेविकोल टब में पीती है, तो उसके बाद कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड से करे प्यार। एकदम गजब का ट्रिक है भाई, मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। तो मेहनत को देखो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरे सीजी में हमारे चैनल को फैलाओ, ताकि सभी जगह के जो बच्चे होते हैं वो अच्छा से पढ़ सके, अपना अध्ययन कर सके घर में रह कर। आए समझ में? चलो अब हम चलते हैं धातु की। क्या हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक? आपको कंफ्यूजन नहीं होना है पॉइंट से। धातु की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा तभी तो आप रासायनिक गुणधर्म लिखोगे ना, क्योंकि सभी जो धातु होते हैं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता अब अलग अलग होता है। समझ में आ चुका है? कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन बीच वाला क्रियाशील है, इतना समझ में आ चुका है। चलो अब देखते हैं धातु की रासायनिक अभिक्रियाओं कि किसके किसके साथ कौन कौन सा धातु क्रिया करता है और क्या क्या बनता है। अब हम देखते हैं धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अब धातु की भौतिक गुण समझ में आ चुका है, धातु के रासायनिक गुण भी समझ में आ चुका है, और धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा धातु के निष्कर्षण में चलेंगे, उसके विधियों के बारे में अध्ययन करते जाएंगे, फिर चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी चैप्टर आप लोग को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 10वीं का पहला चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, फिर 12वीं का होगा, फिर विभिन्न सब्जेक्ट का हम लोग अध्ययन करते जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी तैयारी करना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। पहले देखो धातुओं का वायु में दहन करने से, देखो क्या बोल रहा है, धातुओं का वायु में दहन करने से, अर्थात वायु में दहन करने मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना, डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। धातुओं का वायु में दहन करने से, धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया समझो डायरेक्ट। इतना समझ में आ चुका है? तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जो धातु होते हैं वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स कर लो। धातु सिंपल शब्द में, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या करता है अभिक्रिया इसमें, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसे समीकरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कोई धातु है,
यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पर O2 लेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 करेंगे, एक ऑक्सीजन के 2 होते हैं, आप लोग सब जानते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर क्या बनाएगा जी, धातु के ऑक्साइड बनाएगा। ये 4 सोडियम हो गया और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या है, धातु है समझो, तो इसका बन गया धातु का ऑक्साइड। एकदम सरल है, इसमें और समझाने की जरूरत आपको नहीं है। इसीलिए क्या होते हैं, जो धातु होते हैं, जो सोडियम होता है बहुत सक्रिय धातु है, सक्रियता से आप लोग देख चुके हो। तो यहाँ पर जो सोडियम होता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन के डब्बे में या केरोसिन के जो तेल होता है, मिट्टी तेल में समझो, ठीक है, मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, अर्थात वह नमी से क्रिया करके तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। सोडियम जो होते हैं वो हवा में उसको खुला नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि हवा में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो मलिन हो जाता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो हमारे लिए जहरीले पदार्थ के भांति व्यवहार करता है। इसीलिए सोडियम जो होते हैं बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोडियम की बात हो गया, और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता, थोड़ा टाइम लगता है, समझो थोड़ा टाइम लगता है, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन क्या होता है, जब उसको वायु में की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद लौ के साथ वो जलता है मैग्नीशियम, ठीक है, सफेद लौ के साथ जलने लगता है, तो उसका भी एक रासायनिक अभिक्रिया समझो। उसके देखते हैं दूसरा, जल धातु है ना, यहाँ पर देखो धातु जल से भी क्या करती है, यहाँ पर ये समझा दो, ठीक है, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, किससे क्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है। देखो यहाँ पर जो धातु होते हैं वो जल से क्रिया करते हैं, तो क्या बनाता है, तो जो धातु होते हैं वो जल से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से, ठीक है, ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और उष्मा उत्पन्न होता है। क्या बनाएंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड, जो धातु क्रिया करेगा उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्या बनता है, उष्मा उत्पन्न होता है, अर्थात उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। क्या होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन गैस लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस और उष्मा उत्पन्न करता है, अर्थात यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें उष्मा निकलता है ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आया समझ में। तो धातुएं जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और उष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलो इसको समझ, चलो मान लो कोई धातु ले लेते हैं, चलो कोई धातु ले लो, चलो यहाँ पर लेते हैं Na, हमने कोई धातु ले लिया, इतना क्लियर है, Na ले लो, तो यहाँ है ना, अब जल ले लो H2O है ना, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। आया समझ, क्लियर कर लो। धातु हमारे पास सोडियम है और हमने जल ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखो क्रिया कराएंगे, जब जल को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, OH माइनस और आपका H प्लस। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है कि नहीं है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NaOH। देखो यहाँ पर OH के सामने हमारा 2 है, तो यहाँ पर Na के सामने भी 2 है, तो यहाँ पर सामने क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 सोडियम और 2 यहाँ पर OH, ये समझो। अब क्या बच गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये H2, यही, और उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा, ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, एनर्जी। क्लियर है, चलो बन जाएगा ये भी एकदम सरल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है। जो धातु होता है किससे क्रिया करेगा,
अम्ल से भी क्या करेगा, तो धातु अम्ल से क्या करेगा, क्या बनाता है, 9वीं में भी पढ़ के आए हो, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो चलो इसको लिख देता हूं। चलो यहाँ पर धातुएं या धातु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, H लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एकदम सरल है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। देखो यहाँ पर धातु जो होते हैं अम्ल से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलो जैसे मान लो, देखो यहाँ पर कोई धातु ले लेते हैं Na, फिर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अम्ल ले लो HCl, और जानते हो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है। तो प्लस और माइनस को क्या करते हैं भाई, दोनों जोड़ी को मिला दो भाई, बिछाड़ना नहीं इनको। हमने इसको मिला दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl प्लस यहाँ पर बन गया H। इतना क्लियर है, H यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका, लवण तो बन गए, तो लवण है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो क्या बोलता है कि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इतना में कंप्लीट होता है आपका धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर से इसको सुन लो। आपने पढ़ा पदार्थ के बारे में, पदार्थ कुछ वर्गीकरण देखे, तत्व के बारे में, धातु और धातु के बारे में पढ़े, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, सक्रियता श्रेणी और धातु के रासायनिक अभिक्रियाएं। इतना आपने आज के वीडियो में देखा है, समझो, इतना आप लोग ने सीख लिया है। तो वीडियो आप लोग को थोड़ा वीडियो लंबा है, बोर नहीं होना है, लास्ट तक आप देखे हैं, ठीक है। बार बार रिवाइंड करके देखो, यदि नहीं समझ में आ रहा है वहां पर रोक लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार रिवाइंड करो और देखो और इसको कंप्लीट करो, नोट्स तैयार करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसको 10वीं में भी पढ़ना है, ठीक है। तो कंप्लीट होता है आपका धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगले वीडियो में पढ़ेंगे धातु के निष्कर्षण के बारे में, धातु कहाँ कहाँ मिलते हैं, अयस्क, खनिज, ये सब के बारे में अध्ययन करते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो।